सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत से अदालत तक नून लीग और हुकूमत में मुकाबला जारी है। इस मुकाबले में अब तक पलड़ा नून लीग का भारी दिखाई देता है। नवाज शरीफ की वापसी को लेकर आज मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ये दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ बरतानिया के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मार है। दलील थी बरतानवी कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। जवाब इसका यह है कि शुरू दिन से आज तक हुकूमत की नवाज शरीफ को वापस लाने की हर कोशिश नाकाम हुई। अगर नवाज शरीफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मार है, फिर बरतानिया से हुकूमत को मुसलसल इनकार क्यों हो रहा है? कड़वा सच ये है, शरीफ खानदान के खिलाफ हुकूमत की दाल नहीं गल रही। एवन फील्ड से लेकर अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप तक शरीफ खानदान के खिलाफ सारे नैब रेफरेंसेस भी इल्तवा का शिकार है। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के खिलाफ विफाक की अपील सुप्रीम कोर्ट में है। देखना यह है कि इसका फैसला क्या आता है। दूसरी तरफ हकीकत यह भी है, नून लीग को इस वक्त बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी खतरात का ज्यादा सामना है। कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को उतार कर नून लीग की ड्राइविंग सीट संभाल ली, अपोजिशन को इशारे पर बुला लिया। लेकिन आज की खबर है कि मरियम नवाज पार्टी का कंट्रोल छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी और नहीं, शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ का मिशन था पीडीएम की बहाली, पीपल्स पार्टी की वापसी की कोशिश, लेकिन इसके बाद से नून लीग में तेज तर हो गई है अंदरूनी कशमकश। शाहिद खान ने तो पीपल्स पार्टी की वापसी पर इस्तीफों की धमकी दी है, धमकी कि जनाब शाहिद खान बासी कह रहे हैं मैं तो चला ही जाऊंगा। सो पीडीएम में भी इत्तेहाद से ज्यादा फसाद के आसार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मसला नून लीग का है, जो पीपल्स पार्टी के बाद पीडीएम की बड़ी जमात है और इसमें मुफाहमत और मुजाहमत के बयानिए आपस में टकरा गए हैं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल क्या आता है? नून से शीन की पेशगोइयां हकीकत बनती हैं या नहीं? अभी वक्त नहीं आया। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आपने जो बातें कही जब से ये बात छिड़ी थी, मुझे याद है जुम्मे को भी हमने प्रोग्राम किया, उसमें कोई इशारा है, तब भी आपने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं। फिर आपने हमेशा मियां जावेद लतीफ़ अली मिसाल दी। आज तो हद हो गई, आज तो मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसका इसके अलावा और कोई मकसद ही नजर नहीं आता कि चचा को चुप कराना था कि तुम किधर से आ गए भाई, कौन सा शय, कौन सी पीडीएम, कोई कहानी नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, बस पीडीएम जो है वो है। उसामा साहब, इस वक्त अगर शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा चैलेंज है ना सियासत में, तो वो मरियम नवाज है। मरियम जब से शहबाज शरीफ जेल से बाहर आए हैं, जब से उनकी बेल हुई है, सबसे बड़ी रुकावट उनके रास्ते में मरियम है। नवाशी के पास भी वो यही मिलने जा रहे हैं, यही कहने जा रहे हैं कि जनाब मुझे मौका दे दें, मुझे एक चांस दे दें, मरियम को चुप करवा लें। लेकिन मरियम जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आज तो चीज़ें खुल के सामने आ गई ना। सब चीज़ें तो बड़ी देर पहले खुल के आ गई थी। जिस दिन शहबाज शरीफ ने बुध के रोज़ जब उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग की इस्लामाबाद में 2 हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारी पॉलिसी मुफाहमत की पॉलिसी और कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, जिसकी बुनियाद पर मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं उन्होंने शाम को ये कह दिया कि जी हमारे GHQ के साथ मामला तय पा गए हैं। आपको पता है जुबैर को सख्त नोटिस मिला है और मरियम ने कहा कि जब तक अगले ऑर्डर ना आए तुम किसी टीवी चैनल पे बैठ के नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तुमने किसके कहने पे ये स्टेटमेंट दिया? ये जो GHQ की जी हमारी मुफाहमत हो गई है जी। अब आज मरियम ये कह रही हैं कि जनाब वो जो शहबाज शरीफ की कल की अशाइया था वो पार्लियामेंटेरियंस का था, क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। अच्छा। मेरा सवाल है, राजा जफरुल हक पार्लियामेंटेरियन है? नहीं, कभी ना वो सेनेटर है ना वो MNA, वो शहबाज शरीफ के साथ कल बैठा हुआ है। मरियम को इस अशाइये में मदूद नहीं किया गया था।
शहबाज शरीफ ने मरियम को इस शाइये में नहीं बुलाया था। और शहबाज शरीफ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि उनका मकसद इस शाइये देने का ये था कि वो अब एक्टिव हो गए हैं। नून लीग के सदर वो हैं, अपोजिशन लीडर वो हैं, और वो अब जो कौमी सियासत है उसमें नून लीग को लीड करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कल के शाइये का मरियम ने आज जवाब दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी ने शहबाज शरीफ पार्टी को पीडीएम में आने की दावत दे रहे हैं। कल उन्होंने पीडीएम में आने की दावत दी। जी बिल्कुल। आज शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जनाब अगर वो पीडीएम में आना है तो फटा हुआ नोटिस, जो उनको नोटिस भेजा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वजाहत करें कि आपने अपोजिशन लीडर कैसे बना दिया, बाप के साथ किस तरह से मिलकर आप अपोजिशन लीडर बना सकते हैं, और इस पे माफी मांगे। जी जी, ये वही नोटिस था ना, उस फटे हुए नोटिस को जोड़े, हमसे माफी मांगे, उसके बाद हम पीडीएम में आपको बुलाएंगे। और इसके साथ साथ यही नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा अगर पीओ पार्टी को पीडीएम का हिस्सा बनाया गया तो मैं पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल से रिजाइन कर दूंगा। शाहिद खान अब्बासी किसकी जुबान बोल रहा है? वो अलग ऐलान मरियम की जुबान बोल रहा है। और शाहिद खान अब्बासी ने चैलेंज कर दिया शहबाज शरीफ को कि भाई तू कौन होता है पीओ पार्टी को बुलाने वाला? हु आर यू? ये मैं फैसला करूंगा, ये मौलाना फजलुर रहमान फैसला करेंगे, ये मरियम फैसला करेंगी। तो उसामा साहब, नून लीग के अंदर डिवाइड तो बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई है। मरियम शहबाज शरीफ को किसी सूरत में स्पेस देने को तैयार नहीं है। एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार एक तासुर दिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ आपस में जनाब जो डायलॉग चल रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ मुफाहमत हो गई है, मीठा खेला जा रहा है। मरियम इस चीज को उनको इस चीज का भी वो इसको भी वो टॉलरेट नहीं कर रही कि शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट क्यों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मरियम ये समझती है कि नून लीग है नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूं मैं, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि अगर ये नवाज शरीफ का बयानिया किसी ने जानना है तो मुझसे बात करें, मैं बताऊंगी नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। और ये ट्विटर पे कह चुकी है, जब शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि जनाब हमारी पॉलिसी मुफाहमत की है, तो अगले दिन ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। मैंने आपको दिखाया भी था। उसामा साहब, मरियम ये एस्टैब्लिशमेंट से ये चाहती है कि जनाब आपने जो मुज़ाकरात करने हैं वो मेरे साथ करें, मेरे पास आके बैठे, मुझसे डिस्कस करें। मैं नून लीग की मालका हूं, मैं नून लीग की हेड हूं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो अपने आप को नहीं समझती, वो समझती है कि नून लीग मेरी है, मेरे वालिद की है। शहबाज शरीफ कौन है? वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं। 16 तो वैसे हैं लेकिन असल में तो वही है। तो और सर वाइस प्रेसिडेंट तो हमजा शहबाज भी है। हमजा शहबाज की तो आज तक कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। सिर्फ एक बंदे की वो मरियम जो है ना, वो शहबाज शरीफ को नहीं बर्दाश्त करने को तैयार। इसका मतलब ये है कि क्लियर मैसेज है कि शहबाज साहब आपने रखना अपने आप को तो पंजाब की हद तक रखें, नेशनल पॉलिटिक्स करेगा तो वो मैं करूंगी, मेरे नुमाइंदे करेंगे, शाहिद खान अब्बासी करेगा। आपकी नेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्पेस नहीं है। ये इस्लामाबाद में जो आप शाइये देते फिरते हैं ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जाए पंजाब में अपने बेटे के साथ बैठे, आपकी औकात पंजाब की हद तक है। ये मैसेज दिया मरियम ने शहबाज शरीफ। ये बातें अंदर भी तो हो सकती थी असद खरल साहब, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी? फिर कहते जी शीन मीम कोई अलग नहीं है, फिर मरियम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और चचा जो है वहाँ पर इशाया दे रहे हैं, तो उसको नाकाम बनाने के लिए मरियम वहाँ मौजूद है। उसके अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसका कोई मकसद ही नज़र नहीं आता। तो इस तरह से फिर किस तरह ये समझ रहे हैं 2023 में इख्तियार होगा? और नवाज शरीफ साहब कहते फिर लोगों के जी 2/3 अक्सरियत मेरे पास आ रही है और बिल्कुल मैं इतना पॉपुलर होता चला जा रहा हूँ दिन ब दिन के, देखना मेरे जब ये सारे मामला यहाँ सही हो जाएंगे पाकिस्तान में, केसेस वगैरह ख़त्म करके जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो यहाँ पता नहीं इमाम खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल होने वाला उनका। वो पहले भी उनको खुशफहमी थी, 2 दफ़ा उनकी खुशफहमी लगा, अभी दूर नहीं हुई। अभी रिसेंटली भी उनको यकीनदानी हुई थी और फिर उसके बाद फिर जिस तरह भागे हैं दबा के, आपको पता ही है। उससे पहले भी एक दफ़ा वो आए थे कि जब वो एयरपोर्ट से वापस चले गए थे, वो लोगों का टाँटे मारता समुद्र था, इसलिए डर के वापस चले गए थे। लोगों ने जहाज़ से उनको इतना ज़्यादा था कि वो परेशान हो गए कि इतनी ज़्यादा जमे फिर में नीचे तो दिल धरने की जगह नहीं है। दूसरी दफ़ा भी आए थे, जहाज़ ही ना उठा, तो फिर आपने देखा मामला ये। उसामा साहब एक पर्सपेक्टिव दे दिया डोगर साहब ने। मेरे पास जो बात है, जो मैं बात आपको करने जा रहा हूँ, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ। जरदारी साहब 2023 तक ये हुकूमत इमरान खान साहब की को पूरा करवाएंगे। नंबर 1, पीडीएम जो है वो मौजूद रहेगी, उसका वजूद रहेगा। माइनस नवाज और माइनस मरियम अगर होगी तो फिर पीडीएम वजूद रहेगा। मरियम साहबा जो हैव नॉट हो चुकी है, इसलिए वो कसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
जो बात आप कह रहे हैं अंदर पीडीएम अपनी जगह खड़ी है, पीपल्स पार्टी की माइनस सुन तो ले, आप मेरी बात अगर सुन ले थोड़ा सा, कंप्लीट प्लीज। मामला ये उसामा साहब, ये जो आसिफ जरदारी साहब यूएई में थे वापस आ गए, मरियम साहिबा जो है इस्लामाबाद थी, आपने कहा कि चचा ने उनको नहीं बुलाया। पार्लिमानी अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट्री लीडर तो वो नहीं थे, राजा जफरुल हक साहब डोगर साहब ने बता दिया वो वहाँ शामिल थे। मरियम साहबा भी ऑफिस बेरर तो हैं, वो अलहदा बात है कि वो डिफेक्टो अपने को कहती है कि नवाज शरीफ का बयानी और नवाज शरीफ की जानशीन या उनकी जो बात है, मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ हकीकी तौर पर। बाकी साहब जो है वो नौकर चाकर हैं, या जिस तरह भी आपको पता ही है जो एक ख़ानदान का, जिस तरह हमारी सियासी पार्टियों के अंदर एक डिक्टेटरशिप है, वो हर पार्टी में है, वो PTI हो, वो PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे ये जानशीनी और ये सारा ठीक है। PTI में जानशीनी नहीं, लेकिन इमरान खान के अलावा माइनस PTI जो इमरान खान को कर देंगे तो ख़त्म हो जाती है बात। ठीक है, अगर नून लीग के अंदर नवाज शरीफ को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पीपल्स पार्टी में जरदारी या बिलावल भुट्टो को निकाल दें तो पार्टी ख़त्म हो जाती है। ANP का देख ले, हर फजल रहमान का देख ले, किस पार्टी की मैं बात करूँ। मामला ये है कि ये जो सारा मामला हो रहा है, शहबाज शरीफ जो है वहाँ पे 3 बंदे भेजे गए, 2 साबिक वज़राए आज़म, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और शायरी रहमान साहबा, उनको भेजा गया। बिलावल साहब क्यों नहीं आई, ये सारी एक चीज़ है, ये एक मैसेज है, सुन ले। मरियम साहबा क्यों परेशान हुई, क्यों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना पड़ी। ANP के अमीर हैदर होती साहब, आपको पता है ANP के अमीर हैदर होती साहब जो है, वो जो होटल के अंदर ये एक तकरीब हुई है उसके अंदर वो शामिल थे, हालांकि उसने PDM से अलहदगी इख्तियार की है। ठीक है, अच्छा, ये पहला इजलास था जिसमें मीडिया टॉक नहीं हुई, कोई इलामिया जारी नहीं हुआ। इन साइड में आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जी, मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक रब्ता हुआ, उसके दरमियान जो चीज़ें तय हुई हैं, और इस तरह जरदारी साहब, फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान जो रब्ता हुआ है, यानी जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ या उनके जो नुमाइंदों के दरमियान और मौलाना फजल, जो कंसेंसस हुआ है वो आपको मैं बता देता हूँ। कंसेंसस, अब इसमें मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब माइनस हैं। इस सारा जो एग्रीमेंट और जो कंसेंसस हो रहा है नून लीग की बिहाफ पे जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसमें मरियम साहिबा या नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, डेलिबरेटली ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी ये शर्त रखी है कि अगर नवाज शरीफ और मरियम का या नवाज का बयानिया चलेगा तो शहबाज शरीफ साहब उस बयानिए पे अगर आपने खड़े होना है तो फिर सॉरी, हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब को उन्हें कुछ बैकडोर जो राब्ते हैं उन्होंने बताया, जरदारी साहब को उन्होंने बताया, फजल रहमान साहब को बताया गया, आपस में कंसेंसस हो गया कि हमने बयानिया कौन सा लेना है, उसके ऊपर इत्फाक हो गया। अब हुआ क्या है, उसके अंदर तय क्या चीज़ें हुई हैं। पीपल्स पार्टी जो है उसने वापसी का ऐलान किया है PDM के अंदर, और उसके साथ शर्तें रखी हैं। पहली उन्होंने शर्त ये रखी है कि जनाब जो यानी लीडर जो है ना, अपोजिशन लीडर जो है सैंड के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तस्लीम किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा आमीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि यानी नून लीग की पार्टी की ब्याह पे कर रहे हैं जी, सुन तो लें सर। उन्होंने कहा कि मैं उसको हम मंजूर करेंगे, साथ ही ANP जो है उसकी वापसी जो है वो भी हो रही है, पीपल्स पार्टी की वापसी भी हो रही है, और ये शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बयानिया जो है नवाज शरीफ का, इसमें वो बयानिया बिल्कुल उसके बरक्स ये चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीजें तय हो चुकी हैं। जी आप बताएं, आप बताएं। काउंटर आना फजल रहमान, अब वो शाहिद हकान अब्बासी वाली नून लीग होगी, मरियम वाली होगी या शहबाज वाली? मरियम तो मैं कहता हूँ हैव नॉट में है, नवाज शरीफ के साथ नहीं हो सकती, उसके बगैर नून लीग नहीं है, नवाज शरीफ के बगैर नून लीग नहीं है। आप मरियम के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में नून लीग उस तरह नहीं है। अच्छा, अगर शाहिद हकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं शाहिद खान अब्बासी साहब ने यही कहा था ना कि मैं वकील नहीं करूंगा, मैं जमानत नहीं लूंगा। शाहिद खान अब्बासी साहब आप इस्तीफा नहीं देंगे, PDM जो है उसके अंदर पीपल्स पार्टी में बैठ रही है, पीपल्स पार्टी बैठ रही है, ANP बैठ रही है, मौलाना फजल शहबाज शरीफ, सारा कंसेंसस पीपल पार्टी का हो चुका है। मरियम साहब रोक सके तो रोक ले, आपको कोई कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा सर, मेरा ये डॉक्टर साहब आप देखें, बड़ा मुश्किल चले मैं तो आवाम सुन रहे हैं, फैसला हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप भी आपको भी जो राय से चीजें मिल रही हैं, मैं भी जो कन्विक्शन नवाज शरीफ चल जाएगी। अच्छा सर, अगली खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे लग रहा है जैसे कोई वापस आने के लिए बहुत बड़ा एक धमाका खेज खबर आने वाली है।
क्योंकि शहजाद अकबर साहब मुशीर एहतसाब हैं, उनकी कारकर्दगी के क्या ही कहने हैं। उन्होंने अब ये कह दिया कि जी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की मार है, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर की। बरतानिया फैसला करे कि एक सजा याफ्ता शख्स क्या विजिट वीज़ा पे रह सकता है। हमारी इतलात ये है कि एक उन्होंने इंजेक्शन भी वहाँ लगाया, कोई इलाज नहीं हो रहा, उन्होंने अपने एक्सटेंशन के लिए वहाँ वीज़ा एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त दे दी है कि जिनका इलाज हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती बाबर डोगर साहब कि यहाँ से कोई बुखार में चला जाए बरतानिया और कहे जी मैं यहाँ इलाज के लिए आया हूँ, मुझे बुखार था, अब यह है कि जब मेरा इलाज होगा, मैं बुखार उतरेगा तो जाऊँगा। बुखार उसको नहीं है, लेकिन वो ये कहता रहे, सर्टिफिकेट बना के देता रहे। तो ये शहजाद अकबर साहब किस दुनिया में रह रहे हैं? आपको लगता है बाबर साहब कि वाकई ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत आ जाएंगे वापस नवाज शरीफ साहब? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर इस तरह से अगर आना होता तो बड़ी देर से आ चुका होता। शहजाद अकबर इस तरह के 1500 ऐलानात कर चुके हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पिछले दिनों नून लीग के अंदर एक चीज़ उन्होंने उड़ा दी कि जी हो सकता है कि बजट के बाद नवाज शरीफ वापस आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं नवाज शरीफ को ये पता चला या इनको ये ख़तरा महसूस हुआ कि बरतानी गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है और वो नवाज शरीफ को वापस भेज सकते हैं, तो नवाज शरीफ उस फैसले से पहले आज खुद पाकिस्तान आने का वो कह देंगे जी मेरा इलाज मुकम्मल हो गया, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो जेल आगे इंतजार कर रही हूँ, तो चाहे वो जेल साहब, लेकिन वो आप मेरी बात नहीं समझे। जेल जाने के लिए नवाज शरीफ आएंगे, वो बात नहीं आपने मेरी बात नहीं समझी। अगर उनको ये इशारा मिल गया बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी कि उन पर बहुत प्रेशर आ गया है और जनाब अब ये है कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो उस फैसले से बहुत पहले मियाँ साहब जो है वो खुद ही ऐलान कर देंगे मैं वतन वापस आ रहा हूँ। आप मेरी बात को समझे? मैं समझ रहा हूँ, वो रोजारी बात, उसके अलावा मरता क्या ना करता। ये नून लीग ने पीछे एक चीज उड़ाई थी कि जी अच्छा, ईद के बाद नवाज शरीफ किसी भी टाइम वापसी का ऐलान तो फिर सीधे जेल जाएंगे ना। तो अगर ये जो चीज़ है ये उनके ज़हन में है कि अगर कहीं किसी मौके पे बरतानवी गवर्नमेंट ने प्रेशर मेंटेन कर दिया या इमरान खान वहाँ जाते हैं या गवर्नमेंट अपना प्रेशर बढ़ाती है, तो बरतानवी गवर्नमेंट किसी पॉइंट पे ये देखें ना, उन्होंने एक अटैक करवाया, एक स्टेज किस्म का अटैक, ताकि ये तासुर दे सके कि जी उनकी जान को खतरा है, पाकिस्तान उनको यहाँ पे भी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये सारे टैक्टिक्स हैं। एक टैक्टिक्स ये भी है कि अगर प्रेशर बढ़े तो फौरी तौर पर वापसी का ऐलान कर दो और ये तासुर दो कि जी मैं खुद वापस आना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन आप डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ गर्मियों की जेल बर्दाश्त कर सकते हैं? जरदारी साहब मजाक में उड़ाते हैं ना कि वो कहते थे मुझे मच्छर का, लेकिन ऐसा कुछ है जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मार है, बरतानिया फैसला करे, वीजा एक्सटेंशन किया है। लेकिन साहब ये भी तो देखें ना, आप एक देखें कि पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट जो है, शहजाद अकबर की बात को छोड़ दें, रियासत पाकिस्तान, मैं फिर कह रहा हूँ रियासत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान अगर चाहें तो नवाज शरीफ कल पाकिस्तान हो सकते हैं। वो तो कह चुके हैं अभी चंद दिन पहले, आपने बयान नहीं देखा? नहीं, उनका बयान है, उनका बयान है कि वो जल्दी वापस आएंगे। अब वो बरतानिया भाग के जाने वाले ज्यादा अरसा नहीं रह गया। मुझे ये बताएं, शेख रशीद साहब ने कितने बयान दिए उनकी वापसी के वाले से? फिर उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने तो सर ये भी कहा था कि अल्लाह ही ला सकता है, शेख रशीद अल्लाह ला सकता है, शहजाद अकबर बड़े वजीर दाखिला वो है, ये तो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है ना, वो वजीर दाखिला जी कह रहा है अल्लाह ला सकता है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं बात करूंगा। साहब हैं कि स्टेट मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर है दाखिला का, वो कहता है कि जी मुझे तो पता ही कुछ नहीं है शुगर मिल का, वो यही देख रहे हैं। अच्छा, अब ठीक है, उनसे बड़े हो। अब वजीर आजम ने कहा था मैं उनसे प्राइम मिनिस्टर बरतानवी से बात करूंगा जी। मैं ये आपको कहता हूँ साहब, सिंपल सी बात है, 2 + 2 = 4 है। मैं सारे कानून को जानता हूँ, बरतानवी कानून में पढ़े, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं को हवा में बात नहीं कर रहा। रोज मैं ये केस डील करता हूँ। आप पाकिस्तानी कोई भी हो ना, अगर वो जाएगा ना बाहर किसी मुल्क में, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है उसका पासपोर्ट। जब उसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है, नवाज शरीफ का पासपोर्ट खत्म हो गया, उसको एक्सपायर हो चुका, अभी नहीं बना, दरखास्त हुई, वो उस मुल्क के अंदर 1 मिनट नहीं रह सकता। उसको कहते हैं पेपर वीजा 1 पेजर। रोज दर्जनों लोग अभी भी FIA में डिपोर्ट होकर उनको एमरजेंसी पासपोर्ट 1 पेजर होता है, उस पर ठप्पा लगा के उसके मुल्क के डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये सब के लिए वहाँ कानून बराबर है। अच्छा, रियासत मदीना। अच्छा, दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब डिप्लोमेटिक उनके पास स्टेटस है, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब अल्ताफ हुसैन के ऊपर कितने केसेस थे सर? वो तो नेशनल है ना सर, वो तो नेशनल है। अब नवाज शरीफ पाकिस्तानी नेशनल, तो लॉ ऑफ द लैंड जो पाकिस्तानी है सारे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो जिस मर्जी मुल्क की सरजमीन में चले जाए। अच्छा, यानी जिस तरह आप ब्रिटिश हमारा हाई कमीशन है लंदन के अंदर, तो वहां पे जितनी टेरिटोरियल उसकी जुरिस्डिक्शन है वो पाकिस्तान के लॉ जो है वहां पे अप्लाई करेंगे। इवन के बरतानवी जिस तरह हर पाकिस्तान की इस तरह वो जुरिस्डिक्शन होती है।
नवाज शरीफ ने 50 रुपए की यहाँ पे वो स्टाम्प दिया, ग्रंटर भी जाने को तैयार फिर रहे हैं, शहबाज उड़ान भरने को तैयार हैं। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने कभी जाके कोर्ट को कहा, डॉक्टर साहब बड़ी वैलिड बात है कि जनाब देखें जनाब ये इनका इलाज नहीं हो रहा, ये यहाँ जो बातें करते हैं, ये जो भाषण देते हैं, स्टेट सुन ले, हुकूमत का काम है डॉक्टर साहब हाई कोर्ट जाए, और हाई कोर्ट ने मशरूत कहा था, हाई कोर्ट ने उनको बाहर भी भेजा तो हुकूमत की इजाज़त और उससे परमिट किया। पहली तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ये पहला वाक़या है कि कन्विक्टेड एक सजा याफ्ता मुजरम को अदालत ने हुकूमत की मशरूत इजाज़त से बाहर भेजा। हुकूमत ने कहा था इतने अरब की छोटी, चले अदालत ने 50 रुपए का स्टाम्प दिया। साहब अब अदालत ने, मेरी बात सुनिए, अदालत ने अखबारात पे इश्तिहार दे दिए, उसके बाद ने उनके घर के सामने जाके नोटिस लगा दिया, ढोल बजवा दिया। अदालत तो यही कर सकती है, अदालत ने तो पकड़ के नहीं वापस। ये अदालत की बात नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट की बात है। वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन अदालतों के फैसले में प्रोक्लेमेंट वो बात का इशू है, यहाँ पे गारंटी अलग इशू है। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अगर किसी मुलजम को पकड़ना, उसके लिए शोरों को इश्तिहार लगाने से, ढोल बजाने से काम होता है? पुलिस अगर किसी को पकड़ना चाहे की गवर्नमेंट तो आपको पता, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कानून एक जैसा, तो बरतानिया की गवर्नमेंट का कानून क्या है? वहाँ जो बंदा सजा याफ्ता है भेजना है वो 2 मिनट में भेज देंगे, जिसको नहीं भेजना नहीं भेजना, आप जो मर्जी कर लें। आपका क्या इख्तियार है? बरतानिया की हुकूमत के जो लॉज है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ के साफ ऑर्गेनाइजेशन वो कह चुकी है कि जनाब पूरी दुनिया में जो जितना बड़ा क्रिमिनल है वो दौलत कमा कर यहाँ ले आता है, वहां पर लूट कर, सर उनका सारा उनका जन्नत कह रहे हैं पे खड़ा हुआ है, बढ़िया भर के अरब लंदन में कानून क्या कहता है? मेरी बात छोड़े सर, बरतानिया का कानून ये कहता है, मतलब सुन ले जरा, बरतानिया का कानून ये कहता है, जिसको ये जानबूझ के नहीं अप्लाई कर रहे, वो ये कहता है कि कोई शख्स जो सजा याफ्ता हो और गालिबन अगर मैं गलत नहीं तो उसकी 60 साल से उस जिस जुर्म के अंदर सजा 60 साल से ज्यादा हो, सर ब्रेक है, और वो सजा याफ्ता हो, वो लैंड नहीं कर सकता उस सरजमीन पे। तो वो ये कहते हैं कि ये सियासी केसेस है हमारे खिलाफ, इसमें सियासी डॉक्टर साहब उनके कहने से क्या होता है? अच्छा एक बात ये भी है कि ये देखें कि तीसरी दफा मरियम साहबा के वकील ने तीसरी दफा दरखास्त दे दी है केसेस मुलतवी करने की, जो अपीलें हैं नैब की जो केसेस चल रहे हैं उसमें। तो फिर ये कहते हैं जी इंसाफ नहीं होता, खुद दरखास्तें देते हैं डिले की, और कहते हैं इतना साल हो गए जी हमारे फैसले ही नहीं हो रहे। अच्छा जी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब ने क्यों वापस ली अपनी दरखास्त, वो तो तौहीन अदालत के लिए चले गए थे, मुझे बाहर नहीं जाने दिया। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समात है और वफाकी हुकूमत जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि जी शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने की जिस तरह से इजाज़त दी गई, और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हुकूमत की तरफ से खौफनाक सवालात उठा दिए गए हैं कि जी जुम्मतुल मुबारक के दिन किस तरह से ये लगता है कि इस पर एतराज़ात दूर होते हैं, फ़ौरन इजाज़त दे दी जाती है, सुना नहीं जाता, और बड़ी तेज़ी से, और उससे पहले टिकट भी बुक है और सारा कुछ जिस तरह किया गया। अब इस पर सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया है और अब ये केस लगता है कि आगे इसी तरह से चलेगा। बाबर डोगर साहब, ये अजीब केस है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, लेकिन ये भी साथ कहा जा रहा है जी कि तौहीन अदालत की जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने अपना केस वैसे वापस ले लिया। अब ये हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी हाई कोर्ट का फैसला तो वहाँ स्टैंड कर रहा है उनकी बाहर जाने की इजाज़त का। तो ये सब क्या खिचड़ी पक गई है अजीब सी? उसामा साहब देखें, जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसमें बड़ा ठोस किस्म का है। वो पहली बात तो ये है कि एक ही दिन में दरख्वास्त दी जाती है, उसी दिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, उसी दिन फिर उस पर फैसला भी आ जाता है, हुकूमती मौक़िफ़ उसमें सुना नहीं जाता। तो अब देखें, बात यह है कि हुकूमत ने कहा जी कि उन्होंने कहा कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में है, गवर्नमेंट कह रही उसका नाम ब्लैक लिस्ट में था ही नहीं, उसका नाम तो हमने ECL में डाला हुआ था, एक और लिस्ट है उसमें डाला हुआ था, ब्लैक लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं था। अब हुकूमत जब ये मौक़िफ़ लेके सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जिसको इस बुनियाद पर केस किया जाता है कि जनाब इसका ब्लैक लिस्ट में नाम है, तो गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि जनाब गवर्नमेंट जनाब बताए कि इसका नाम ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, क्या जुर्म है इसका, किस ब्लैक लिस्ट में नाम क्यों डाला जाता है। हुकूमती मौक़िफ़ के बगैर कोर्ट किस तरह से फैसला दे सकती है?
सिंह सिर्फ एक जज, एक वकील जो है, एक मुल्जिम जो है, उसके वकील की रिट की बुनियाद पर फैसला ये बड़ा अजीब है। तो अल्टीमेटली अब मसला ये है कि उन्होंने कहा है कि जी नैब को भी नोटिस किया जाए। उन्होंने कहा जी नैब इसमें फरीक नहीं है, इसमें हुकूमत है और मुल्जिम है कि हुकूमत जो है उसने अपना जवाब दे दिया है कि ना ब्लैक लिस्ट में उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम ECL में था, उसका नाम एक और लिस्ट में था, और जो फैसला आया है वो स्टैंड कर रहा है ब्लैक लिस्ट का। तो वो अब जाहिर बात है कि मुल्ज़मान जो हैं उनका भी मौक़िफ़ सुना जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला वो भी देखा जाएगा। लेकिन जजेस ने अपनी तशवीश का इजहार तो किया है, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान जो हैं उन्होंने इस चीज़ का तो हैरानगी का इजहार तो किया कि किस तरह से हाई कोर्ट जो है वो हुकूमती मौक़िफ़ सुने बगैर एक बड़ा फैसला दे सकती है। इस तरह तो उन्होंने कहा जी जो भी मुल्ज़िम आएगा उसको फैसला दें, वो सीधा एयरपोर्ट जाए और घर चला जाए, लंदन चला जाए। और फिर ऐसी चीज़ में जबकि शहबाज शरीफ का वापस आना या ना आना, दो कि वो गारंटी दे रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो डिफरेंट हैं। अगर नवाज शरीफ के साथ वो जाके जो मुलाकात करना चाह रहे हैं और उसमें जो वो अपनी प्रपोजल्स रख रहे हैं कि जी मुझे मौका दिया जाए, अगर मियाँ साहब शहबाज शरीफ से एग्री नहीं करते तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार करे और वहीं पर ही लंदन में वो भी खामोश हो गए। साहब को बात कर रहे हैं आप, अभी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम साहबा कभी उनको आगे नहीं देने आने देंगे, तो फिर वो पागल है कि वो जाएंगे वहां पे? वो पागल है शहबाज शरीफ जाएगा ना, इसलिए कि जनाब मेरे गले में रस्सा डालो, सियासी मेरी खुद के बाहर भेजने में भी तो शहबाज शरीफ का किरदार है ना। शहबाज शरीफ का किरदार है ना। मरियम ऐसे खामोश बैठी नहीं सर, मरियम पहले उनका ट्विटर खामोश रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को चांस नहीं देता, सियासत में स्कोप नहीं देता, मरियम पीछे नहीं हटती, कभी भी नहीं देंगे वो। शहबाज शरीफ वापस नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे गए तो फिर बात। लेकिन अभी ये केस का क्या हुआ है असद खलील साहब? देखिए अजीब बात है साहब, एक मिनट पे आती है। जी जिस दिन ये फैसला हुआ और सारे कह रहे इससे पहले चले जाएंगे, मैंने क्या कहा कि नहीं जाएंगे। फिर आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लगेगी, खबर मिल गई थी कोई, आपने फिर आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अभी एयरपोर्ट के मराहल बाकी हैं, आपने कोई खबर दे दी थी। आपने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चलेगी, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। मैंने कहा वो जब तक सुप्रीम कोर्ट ECL से नाम अब निकालने का हुक्म नहीं देगी वो बाहर नहीं जा सकते। अब मैंने कहा कि सुने बगैर जो है फैसला किस तरह हो सकता है, आज वही सवाल सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उठाए। मैंने कहा था ना ऑनरेबल हाई कोर्ट को सुने बगैर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने मैंने जो बातें की है वही बातें आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने की हैं, जो हमने इसी सुनने मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो ये है कि जो बड़ी अहम चीज है, उन्होंने कहा कि कैसे कब केस लगा, ये सारी चीजें स्पीडी जैसे जो हो रहा है। अब देखें सुप्रीम, क्योंकि हम अपना इसमें कमेंट है ना करें, जी। इस पे बड़ी अहम है जो ऑब्जर्वेशन हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर होती ही समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, जबकि हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर फैसला दे दिया। इन्होंने मजीद कहा कि 7 मई जुम्मतुल विदा के दिन हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त भी 7 मई को ही दायर हुई। हाँ जी, अब दायर हुई। जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो उन्होंने रिमार्क दिए कि हैरत है कि हाई कोर्ट ने फ्री कैन को सुने बगैर, वही है फ्री कैन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला इसके बैरून मुल्क जाने का नहीं बल्कि हाई कोर्ट के फैसले का है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के बकौल इनका नाम ब्लैक लिस्ट में था, वफाक का मौक़िफ़ सुना जाता तो आगाह कर देते कि जनाब इनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि ECL में है। जैसे इजाजुल ने रिमार्क्स दिए कि इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो सकता है, जबकि इंतहाई अर्जेंट दरखास्त पर चीफ जस्टिस की बाकायदा तहरीर होती है। अच्छा? अदालत ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब करते हुए शहबाज शरीफ से तमाम फरीकान को नोटिस जारी, अदालत ने नैब को नोटिस जारी करने की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत आइंदा, अब इसी में बात आइंदा बुध तक अब एक बात क्या, अब देखिए नैब का मुल्ज़िम है, साइन होते हैं कि अगर अर्जेंट कोई केस है तो उस पर साइन भी होते हैं, फिर लगता है समझते हैं प्रोसेस होता है कि चीफ जस्टिस, ये एक अर्जेंसी है ना, अब नॉर्मल एक एक्टिविटी हो रही है। अब नॉर्मल एक्टिविटी कोई भी होगा तो नॉर्मल सारी शहबाज शरीफ साहब के लिए होती हैं, हमजा के लिए इस पे मैं बात नहीं कर सकता, मेरे सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है मैं उससे आगे नहीं जा सकता। सबको पता है मामला ये है, कोई भी चीफ जस्टिस बलहाज एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह सो मोटो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है, इस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जो जज साहबान है, जो चीफ जस्टिस साहबान है, कुछ वो चीज तरह बेंच बनाना, कंपोजिशन ऑफ द बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच करना है, किसको बेंच को कहाँ भेजना है,
और उसके बाद फिर जो केस फिक्स करना, ये सारा होता है, ये प्रोसीजर होता है। वैसे भी कोई केस आ जाए तो ये जल्दी केसेस लग जाते हैं। ऑनरेबल जज साहब इधर से साहब, लेकिन ठीक है, वो तो अर्जेंसी पे चीफ जस्टिस जो है वो देख लेते हैं कि अगर ये अर्जेंट केस है। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं चूंकि बाहर जल्दी जाना चाह रहा हूँ, चले उन्होंने उनको अर्जेंट लिस्ट। एक और बात, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये ऑर्डर तो नहीं दिए थे कि इसका फैसला भी आज ही कर देना बगैर। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही चीज है ना ये सवाल। आप देखिए एक और बात, अब नैब का मुल्ज़म है शहबाज शरीफ, नैब को पार्टी जानबूझ के नहीं बनाया गया। अब देखिए ना, नैब को जब पार्टी नहीं बनाया जाएगा तो रिस्पॉन्डेड ही नहीं है तो हाई कोर्ट तो नहीं उसको नोटिस देगी, उन्होंने पार्टी फेडरल को बना दिया, हुकूमत को। दूसरी एक बात, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ये हाई कोर्ट में इन्होंने केस जो वापस कर ले लिया। अब जब हाई कोर्ट में वो इन्फ्रैक्सिस हो गया ना केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब केस तो उन्होंने वापस ले लिया है, तो यानी शहबाज शरीफ के जो मुगल हैं, यानी उन्होंने जो कहा कि वापस ले लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब वो केस एक तौहीन अदालत का एक मामला है, ज़ेर इल्तवा गालबन, और भी चीज। इसमें छोटी सी बात, कोर्ट की अगर बात करें समझ आ जाएगी। जी जी। अब इजाजुल हसन की सरबराही 2 रुकनी जो बेंच है उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने का जो नई अदालती तरीकाकार है, जिस रफ्तार से अदालत लगी और हुक्म पर अमल दरामद का कहा गया, वो काबिल तशवीश है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ये रिमार्क दे रहे, जो हम तो प्रोग्राम में छोटा डर के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में जुमा वो जो एतराज लगे इसी दिन दूर हुए। जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने रिमार्क दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। अब ये बात सुन लें, यानी ये बड़े टेक्निकल गेम खेलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में कब गवर्नमेंट गई है तो इन्होंने कहा कि बेस ही खत्म हो जाए, दरखास्त जब वापस ले रहे तो अपील किस चीज की, हाई कोर्ट के फैसले। बात टेक्निकल आवाम को समझाने की बात है। मामला सजाद अली साहब ने रिमार्क दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली और दरखास्त वापस होने पर वफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। ये इस तरह गेम खेलते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट से वापस, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरखास्त वापस लेने के हुक्म में बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। टेक्निकल गेम खेल रहे हैं, वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरखास्त ज़ेर इल्तवा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की जमानत तिब्बी बुनियाद पर नहीं हुई, जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तार किया कि क्या जमानत के दौरान बैरून मुल्क जाने का पाबंदी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत दरखास्त के जरिए बैरून मुल्क रवानगी के फैसले पर अमल कराया जा सकता है, और अगर कोई कानूनी पाबंदी ना हो तो जेल से सीधा एयरपोर्ट जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने इस्तफसार किया कि तौहीन अदालत से मुतल्लक अदालत ने क्या कहा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस मामले पर अदालत खामोश रही, जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का सवाल अब खत्म हो चुका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्त दायर होते ही समाअत के लिए मुकर्रर होगी, जबकि हाई कोर्ट ने फ्री का नोट, वही आगे बात कि साथ में कोई फौरन हो गया। अब ये बड़े गेम खेलते हैं, गेम तो है, बड़े बड़े वकला है, वो मोशगाफियाँ कानून के अंदर से निकालते हैं। अब मामला देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जज साहबान है, कोई सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहाँ से आए, कोई लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वहाँ से गए, उनको भी सारे इंतजाम प्रोसेस से है, समझा हुआ उन्होंने, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी क्वेश्चन मार्क थे कि ये सारी चीज़। अब ये भागे उल्टे पाँव किस लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये सारे सवाल तो उठ गए, इन्होंने पहले दरखास्त वापस ले ली। उनको पता है दरखास्त जब वापस ले ली तो सुप्रीम कोर्ट छुन कैसे, वो तो अटॉर्नी जनरल का भला हो, जिन्होंने कहा जनाब आधा काम जो है ना वो अभी वहाँ पे बाकी है, इन्होंने दरखास्त वापस जरूर ली है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है अभी उस केस की, अब बता क्या करेंगे, अगली बात मैं बता दूँ, ये मे भी तौहीन अदालत की दरखास्त भी वापस ले लें। अच्छा, तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट कैसे केस टेकअप कर सकती है? केस ही रहा, हाँ जी, केस ही खत्म हो गया आधा केस चीज की। दूसरी बात, नैब जो है, नैब को इन्होंने जानबूझ के नोटिस नहीं दिया, बनाई नहीं फ्री। बेसिक तो मुल्ज़म है नैब का शहबाज शरीफ, नैब के केस में जमानत है। जब तक नैब को फ्रीक ना बनाए, पहली बात तो हाई कोर्ट भी देख, तो मैं ये नहीं कह सकता खैर इस तरह की बात, लेकिन बहरहाल ये उनको अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को ये सवाल उठाना चाहिए, नैब को जाकर रौला डालना चाहिए। तो जनाब हमसे भी पूछ ले, मुल्ज़म तो हमारा है, हमसे भी बुनियादी चीज है कि हम भी पड़े हैं तेरी राहों में, हमसे भी पूछ ले। शहबाज शरीफ साहब का, बाबर साहब, मुश्किल हो गया मुल्क से जाना, ये तो केसेस लगता है कि मुश्किल नहीं हो गया, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट से जमानत का इन्होंने वापस ले लिया था कि जी हम अभी नीचे जा रहे हैं, फिर वहां से जमानत। तो ये बड़े टाइम लाइन के मुताबिक फैसले करेंगे। ये जानबूझ के मैच फिक्सिंग भी भाई साहब को जनाब देखिए, मैं तो बड़ी फुर्तियां कर रहा हूँ, लेकिन देखिए इधर
आप समझ आ रही कि नहीं? शहबाज शरीफ जो है ऐसे खड़े होते हैं, वो चक्करबाजी बड़ी इसमें, तो मरियम साहब उनको एक्सेप्ट करने के लिए शहबाज शरीफ साहब उनको आगे जाते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आपको मुल्क से अब ये अब मामला डिले हो गया उनका विचारों का। देखिए सर, यहाँ दाल कर दी ना बाहर कर दिया जा रहा है। नैब की रिक्वेस्ट पे उनके खिलाफ जो है ECL में उनका नाम डाला गया है, लेकिन मसला दूसरी तरफ ये जो मैंने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर बेल मिली है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे मिली है। अगर बेल के मेरिट और डीमेरिट को देखा जाए तो मे बी के सुप्रीम कोर्ट उनको जाने की इजाज़त दे दे। जो जहाँ तक बेल का ताल्लुक है, हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के बाद, नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद, उनको जिन ग्राउंड पे बेल मिली है वो ग्राउंड सुनने के बाद अदालत हो सकता है कि उनको इजाजत दे दे, लेकिन अल्टीमेटली कहा जाता है कि इसको बड़ी सपोर्ट रही। उनके लिए 100 अरब रुपए के कर्जे का कामयाब जवान प्रोग्राम है। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, मईशत की बेहतरी के लिए क्या करें, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। बजट आने वाला है, उसके हवाले से भी वज़ीर ख़जाना बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं IMF को मना रहे हैं, हम मज़ीद टैक्स यानी तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स नहीं लगा सकते। फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ाएं बिजली वगैरह की, वो हम नहीं बढ़ा सकते। और उन्होंने कहा डेवलपमेंट बजट हम 900 अरब तक लेकर जाएंगे, ग्रोथ की तरफ हमें जाना है। एक अच्छी खबर हुकूमत के लिए, अगर वो कंट्रोवर्सी होगी कि जी 4.4% तक माशी नमू देखी गई है, जबकि कहा जा रहा था कोई 1.5% आलमी इदारा कह रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बैंक ने 3% कही थी। अब इमरान खान साहब ने नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिस तरह एहसास प्रोग्राम को देखते हैं कि जिसको दुनिया में 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स में शुमार किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, जो कि बड़ी अचीवमेंट है। अब कामयाब नौजवान प्रोग्राम के हवाले से इमरान खान साहब ने खास पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि 100 अरब रुपए के कर्जे हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी तो नहीं हासिल कर सकता, ना ही कोई भी दुनिया की हुकूमत इतनी नौकरियां दे सकती है। पहले ही इतना ज़्यादा बिल बन गया है पेंशन वगैरह का। तो अब जनाब आपको मिलेंगे कर्जे, और इसके साथ साथ 1,70,000 स्कॉलरशिप प्रोग्राम इससे अलग है, ताकि टेक्निकल एजुकेशन दी जा सके, जिसमें आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का दौर है, बल्कि अब भी चल रहा है। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के कोर्सेज हैं 6-6 माह के, और उसके बाद ऐसा रोज़गार मिलेगा कि जो कमाल होगा। तो बाबर डोगर साहब, ये एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। कई इनिशिएटिव, एहसास प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया गया, उससे लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अब इसी तरह से कामयाब जवान प्रोग्राम, और मैं देखता हूँ डॉक्टर सानी निश्तर साहिबा आए दिन अपने ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा शेयर करती हैं कि कुछ गरीब औरतें जिन्होंने कोई बकरियाँ, किसी ने गाय, किसी जवान ने कोई छोटी दुकान लगा ली, तो उनकी ज़िंदगियों में तो तब्दीली आ रही है। साहब, इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, ये जो हाई स्किल्स एजुकेशन है, वो लोग जिनके पास हाई स्किल्स हैं, बेताशा ऐसे लड़के हैं जो आईटी में उन्होंने पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़ी लिखी यूथ है, वो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका जो प्रोसीजर होना चाहिए बड़ा सादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। माजी में इस तरह के बेताशा प्रोग्राम आए जो इसलिए फ्लॉप हो गए, मतलब नवाज शरीफ के दौर में जो प्रोग्राम आया था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें कर्जा लेना जो था वो इंतहाई मुश्किल काम था, तो वो फ्लॉप हो गया। क्योंकि पीएम यूथ लोन स्कीम जिसकी वो चेयर पर मरियम साहब बनी थी, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वगैरह की डॉक्टर की डिग्री मांगी थी, जो था वो इसी तरह चला गया कि लोग बेचारे उससे फायदा उठा ही नहीं सके, वो मिले ही नहीं। तो उसामा साहब, सबसे बड़ा जो इशू है, जो देखें, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यूथ को लोन दें, पढ़ी लिखी यूथ को लोन दें, वो लोग जो स्किल्ड लोग हैं उनको लोन दें। यहाँ पे आईटी के लोग, आईटी के एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे बेतहाशा स्किल्ड यूथ जो है, वो पढ़ी लिखी यूथ जो है वो बैठी हुई है। आगे कोविड है, कोविड की वजह से बेतहाशा बेरोज़गारी भी है, जिस तरह से इकोनॉमी का पहिया उस तरह से नहीं चल रहा। तो अगर आप इनको लोन देते हैं और इंसेंटिव देते हैं, लोन आसान शराइत पर देते हैं, तो मैं बेट लगा के कहता हूँ कि ये जो यूथ है, ये जो स्किल्ड यूथ है, ये आपकी इकोनॉमी का पहिया भी चलाएगी, ये मुल्क की तरक्की का ज़रिया भी बनेगी। उस पर एतमाद करें और उनको खुले दिल के साथ लोन दें, आसान शराइत पर दें, और ताकि वो मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना रोल अदा कर सकें। यकीन जाने, मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लड़के जो बेचारे हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं है, उनके पास कोई ऐसे पैसे नहीं है कि वो उससे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। लोगों के पास आइडियाज़ हैं। इसमें आप स्मीडा को भी शामिल करें।
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, वो जो है वो सारे इसमें इसकी असेसमेंट करें, वो ऐसे एरियाज जो हैं वो आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर वो जो यूथ है, स्किल्ड यूथ जो है, उसको इंसेंटिव दिया जा सके ताकि वो आगे आए। ये मैं समझता हूँ कि अगर आपने इकोनॉमी को चलाना है, अगर मुल्क के इकोनॉमी के पहिए को चलाना है, तो आपको इस यूथ को यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसको इस तरह से बेसहारा ना छोड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि आसान शर्तों पे उनको कर्जे दे और ताकि वो इसका फायदा उठा सके। कर्जों की जो सूरत है उसको अब मुझे अगर सही मैं याद करूँ तो 20 लाख तक कर्जा बगैर कोई सिक्योरिटी के भी अब उसका बढ़ा दिया गया है। नहीं 20 लाख तक बगैर सिक्योरिटी के मिल सकता है। नहीं 40 जो घर नहीं है, जो घर वाली स्कीम है उसमें 40 लाख तक तकरीबन है, फिर 80 लाख तक भी है, लेकिन कर्ज की स्कीम अलग है। अब ये जो डोगर साहब ने बात की उसी को मैं आगे करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज जो नौजवानों से खिताब करते हुए कहा है यही बात, उनका जिसके पास अगर अपने कारोबार का आइडिया है कोई भी, तो उसके लिए स्टार्टअप के लिए ये जो पैसे उनके पास नहीं होते, तो इसके लिए 1 खरब यानी बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 खरब रुपए उनका मुक़स्सद किए हैं। और उन्होंने बताया कि इस रकम से कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे। और अगर आपके पास यानी अपने जो काम कारोबार का कोई भी आइडिया है तो उनका कर्ज के असूल के लिए मेरिट पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 100 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई ताकि नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकें। घरों के हवाले से 375 अरब ऑलरेडी बैंकों को गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको दे रहे हैं। और ये मैं विटनेस हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग मतलब जो छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं, उन जो घर ज़िंदगी में कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, बिल्कुल बल्कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन्होंने अप्लाई किया। मुख्तलिफ बैंकों के पास एक चूँकि टारगेट आ गया और इसमें इंतहाई आसान है। आप फ़ोन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे फ़ोन, स्टेट बैंक ने भी अपनी हॉटलाइन की है, सारे बैंकों की अपनी है। अब कोई बंदा भी है छोटा मोटा जिसका कारोबार को तनख्वाहदार है, तो उसको उस हिसाब से 5 मरले के घर या जितने वो स्क्वायर फुट का है, 3 मरले 4 मरले 5 मरले या 7-8 मरले तक, तो 80 लाख तक अगर आपको कर्जा मिल सकता है, 40 लाख तक मिल सकता है। और उसमें अगर आप बड़ा घर लेंगे जो यार्ड स्टिक है उसमें आपको 85% फाइनेंस गवर्नमेंट करेगी। और अगर छोटा लेंगे तो उसमें 90% तक फाइनेंसिंग है। और उसमें मार्कअप बहुत कम है, तकरीबन 5% या मैक्सिमम जो है वो 7%। अच्छा मैं इसमें एक तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात शामिल कर दूं कि ये जो खल साहब ने बात की है, और ये पहले में मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि बेताशा ऐसे लोग हैं बैंक्स में भी और दरमियान में भी जो कि फैसिलिटेटर के नाम से काम कर रहे हैं कि आप अगर 40 लाख लोन लेते हैं तो वो कहते हैं जी आप 10 लाख या 15 लाख हमें दें, आपको हम 25 लाख रुपए आपको दिलवा देंगे। बिल्कुल तो जी, आप नौशेबाजों से बहुत ज्यादा होशियार रहे हैं। और ऐसा तो कोई बेचारी जो वो बंदा स्किल्ड बंदा जो है उसको मजबूर किया जाता है कि बैंक की फॉर्मेलिटी। डोगर साहब बिल्कुल, ये हमारा फॉरम हाजिर है, बोल न्यूज़ हमारा चैनल, हमारा प्रोग्राम। अगर कोई भी ऐसी वहाँ पे हालांकि शिकायत है, बैंकों ने हो रही है, हॉटलाइन मौजूद है, हमें आप बताएं, हम करेंगे। और कोई बंदा भी पैसे मांग रहा है तो हम आपका फ्री करवा के देंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हाउस किस हवाले से स्टेट बैंक से और मुख्तलिफ बैंक वो उधर हमारा। अब अखुवत कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप नहीं बताते, आपके तहत लाखों लोगों को उन्होंने कर्जा दिया। और आज लोग इस तरह इमरान खान कहते हैं लोगों को हमें उठाना है, उसमें तो कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, छोटे भी फंड किया है, छोटे चले, लेकिन उन्होंने कर्जे दिए, लाखों लोगों को उन्होंने उठाया ऊपर। इसके बाद कश्यप फाउंडेशन है और इस तरह NCHD है और मुख्तलिफ तंजीमें हैं बहुत सारी जो आपस में बगैर यानी सूद के छोटे छोटे कर्जे देते हैं। और यही बात अब देखें ना, इमरान खान ने मजाक उड़ाया गया मुर्गियों वाला, अंडों वाला। आपको पता है इस सर्दियों में कितने महंगे अंडे थे। मुर्गी आप देसी लेने जाए आपको लग पता जाएगा कि कौन किस भाव। इस तरह इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, देखिए इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आपको स्किल्ड जो ये तो बात ही अच्छी है ना, IT है, IT सेक्टर में बेताशा यूथ नौजवानों के पास थोड़ी सी आप पोटेंशियल है, तो आप देखिए वो आपकी इकोनॉमी को कहां से कहां लेके चले जाते हैं। साकिब से कई दफा मुलाकात हुई तो एक चीज का बड़ा ध्यान देते हैं कि हमारे नौजवान जो पढ़ लिख जाते हैं वो किसी जो दूसरा काम है वो कहेंगे अच्छा मैं कोई रेडी लगा लूँ, मैं कोई ठेला लगा लूँ, मैं कोई इस तरह की छोटी दुकान लगा लूँ, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो MBA कर लिया। वो कहते हैं उनको ये भी समझने की जरूरत है कि अपना काम करना इसमें कोई शर्म नहीं है, आप खुद मालिक पढ़ा है उसमें इस्तेमाल करें। कोई कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो देखें एक चीज, आप जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पता नहीं किस तरह पेट काट के MA करवाया है और उसने रेडी लगानी थी तो वो फिर मैट्रिक के बाद लगवा देता। मसला ये है कि उसको बाइज्जत रोजगार दिया जाए, बेहतर रोजगार दिया जाए। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।